हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ आई10 एकेडमी। माई सेल्फ इज बीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, सेकंड वाला यूनिट डायमेंशन एंड थर्ड वेक्टर। ठीक है, आज उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स। जनरली क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स के अंदर जो हम लोग स्टडी करेंगे कि कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो उस मोशन का एनालिसिस करेंगे। द स्टडी द ब्रांच, एक्चुअल में डिफाइन कर सकते हो मैकेनिक्स को, द ब्रांच ऑफ ए फिजिक्स विच डील द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल है उसकी मोशन को स्टडी करना, दिस इज द मैकेनिक्स। और इसमें जो पार्टिकल है ये डिफॉर्मेबल भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद जो मैकेनिक्स का हम लोगों ने दो क्लासीफाई किया, 2 पार्टों में। एक था स्टैटिक, फर्स्ट पार्ट स्टैटिक एंड नेक्स्ट पार्ट इज द डायनेमिक। नेक्स्ट इज द डायनेमिक। देखिए, मोशन हो रहा है तो उस पर एक्सीलरेशन हो सकता है। एक्सीलरेशन हो सकता है, इसका मतलब उस पर फोर्स भी लग सकता है। ठीक है ना, एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि कोई भी उस पर फोर्स लगा रहा है, इसीलिए तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो जब स्टैटिक की बात करते हैं, यहाँ पर स्टैटिक में हम लोग स्टडी करेंगे द स्टडी ऑफ द फोर्स, स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ए रेस्ट पार्टिकल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा जिस पे स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रेस्ट होगा। एंड यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल मानोगे। जो पार्टिकल कैसा होगा? फ्लेक्सिबल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो स्टडी करोगे वो कैसा होगा? फोर्स का स्टडी ऑफ द फोर्स ऑन ए एंड देयर इफेक्ट ऑन ए रेस्ट पार्टिकल। ठीक है, और जो पार्टिकल कैसा रहेगा? फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट वाला डायनेमिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ द फोर्स, स्टडी ऑफ ए फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ए मूविंग पार्टिकल। यहाँ पे पार्टिकल कैसा होगा? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? ऑब्जेक्ट इन मोशन, मोशन में होगा। एंड दूसरा, आप यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को मान के चलेंगे रिजिड। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब स्टैटिक की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा होगा? फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, और जब डायनेमिक की बात करेंगे तो यहाँ पे जूम करके चलेंगे रिजिड पार्टिकल होगा। जो भी मोशन कर रहा है, जिसकी स्टडी कर रहे हैं, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता किसी फोर्स की वजह से। ठीक है, सिंपल। उसके बाद हम लोगों ने इस डायनेमिक है, इसको भी हमने क्लासीफाई किया 2 पार्टों में। पहला काइनेमेटिक्स एंड नेक्स्ट काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर क्या स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ द मोशन, स्टडी ऑफ ए मोशन विदाउट इट्स कॉज। यानी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी मोशन की स्टडी करना। उससे मतलब हमको ये नहीं है कि वो किसकी वजह से मोशन हो रहा है, केवल हमको मोशन की स्टडी करना है विदाउट इट्स कॉज। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो काइनेटिक्स में यहाँ पे कॉज की बात करते हैं, यहाँ पे ओनली मोशन की बात करते हैं। किसकी वजह से मोशन हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि यहाँ पे विदाउट कॉज ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, स्पीड की, वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो काइनेटिक्स में बात करोगे, स्टडी ऑफ द मोशन विथ इट्स कॉज। यानी किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि स्टडी ऑफ मोशन विथ इट्स कॉज। किसकी वजह से मोशन हो रहा है? विथ इट्स कॉज। तो यहाँ पे कॉज मीन्स एक फुटबॉल है, फुटबॉल को मैंने किक मारा, वो इन द वे मूविंग पे हो गई। पहले रेस्ट पर थी, अब मूव कर रही है ना। अब मूव कर रही है तो उस फुटबॉल में पहले तो मान के चलेंगे कि जो भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो यूटिलाइज हो रहा है किसमें? उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में। यानी कि उसका जो बॉडी है, शेप है, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन अज्यूम करके नहीं चलूंगा। ठीक है ना, रिजिड बॉडी मान के चलूंगा। मैंने आप जैसे किक मारा, वो फुटबॉल इन द एयर, यानी कि मोशन में है तो कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होगा, स्पीड क्या होगी, इसकी बात करोगे अंडर द काइनेमेटिक्स। लेकिन वहीं पे काइनेटिक्स की बात करूंगा, तब मैं बात करूंगा जो किक मारा मैंने,
वो कितने मैग्नीट्यूड का किक मार, फोर्स जो लगाया कितने मैग्नीट्यूड का लगाया, टॉर्क। तो इसमें जो काइनेटिक्स की बात हम करेंगे फोर्स की, टॉर्क की, एक्सेट्रा। और जो काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, लाइक दैट। ठीक है, सिंपल, क्लियर। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट इट्स कॉज। कैसे मोशन हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिंपल। और ये ध्यान देने वाली बात है कि जो काइनेमेटिक्स है, जो बच्चे देख के क्या लगता है उन लोगों को बहुत ही ईजी लगता है। ठीक है ना, तो ऐसी गलती ना करें। बहुत ईजी तो है, बहुत सा ईजी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो नीट में और मेंस में और एडवांस में इस तरीके से पाया जाता है। इस छोटे छोटे ईजी टॉपिक से भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दिखने में बहुत ईजी है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है कि आप इसको हल्के में लेके ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम सीक्वेंस में चलेंगे और छोटे छोटे पॉइंटों को कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। ठीक है ना, तो पहली बात हम बात करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ब्लॉक है, अगर आप उसके बारे में टोटली इंफॉर्मेशन बताना चाह रहे हो, ठीक है ना, जैसे कि आपके घर से फ़ोन आया, ठीक है ना, आपके घर से फ़ोन आया और आप कहीं रास्ते में हो, रास्ते में घर से पिताजी ने बोला आप कहाँ हो बेटा, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे आप कहाँ पर हो। जस्ट उन्होंने कॉल किया कि पिताजी मैं इस समय इस लोकेशन पे हूँ, उस साइड जा रहा हूँ। मीन्स इसका मतलब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आप मैं बता रहा हूँ कि फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वी हैव 3 आंसर। वी हैव आंसर आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। पहला आपको पता होना चाहिए वेयर, मीन्स ऑब्जेक्ट है कहाँ है। सेकंड व्हेन, कौन से टाइम पे। अरे आप रास्ते में बता दिया आप वहां पर हो, लेकिन कौन से टाइम पे फोन कर रहे हो, इस समय ही हो ना, टाइम भी इंपॉर्टेंट है। कहां पर हो, कब हो। एंड थर्ड इज द स्टेट। स्टेट मीन्स रेस्ट पर हो, खड़े हो कि मूव में हो, कि जा ही रहे हो किधर ही, रेस्ट हो या मोशन में हो। दीज आर 3 आंसर हमको पता होना चाहिए, तब उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट को पता होगा। तो जो वेयर यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ये बताएगा आप स्पेस कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और नेक्स्ट व्हेन, ये क्या बताएगा, टाइम, कौन से टाइम पर हो। ठीक है, आप स्कूल में बैठे तो हो, कौन से टाइम पे स्कूल पे थे आप, क्लियर। नेक्स्ट स्टेट, एट रेस्ट पर हो, एट रेस्ट और मोशन, किस में हो, खड़े हुए हो या मूव कर रहे हो। दिस आर टोटली इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। तभी आप कंप्लीटली डिफाइन कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ पर है। जब ये तीनों आंसर मिल जाए, वेयर, व्हेन, स्टे, मीन्स कहाँ पर हो, कब हो और किस स्थिति में हो, बैठे हो या मूव कर रहे हो, सिंपल। ठीक है ना। तो हम पहले बात करें हम कोऑर्डिनेट की, ठीक है ना, पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट की। देखिए ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप पढ़ोगे तो बहुत इजी लग रहा होगा क्या सर इसको भी नोट करें, क्या पढ़ें, ये भी क्या पढ़ा है, ये तो सब पता ही है। नहीं पता है, ठीक है, इसलिए ये गलती ना कीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट करते चलिएगा। अगर फिजिक्स का अच्छे से फिजिक्स पर पकड़ बनाना चाह रहे हो तो ठीक है। पहली बात करते हैं हम लोग किसके, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, द सेट
ऑफ थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर lines, the set of three mutual perpendicular lines, this is the coordinate system like that. This is the first line x axis, this is the second line y axis, ठीक है ना, टू लाइन। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, थ्री एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दीज आर द परपेंडिकुलर, एंड थर्ड लाइन इज द आउटवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। दिस इज द एक्स डायरेक्शन, दिस इज द वाई डायरेक्शन, दिस इज द जेड डायरेक्शन, दीज आर द थ्री लाइन्स, दीज आर द थ्री लाइन्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज द माइनस एक्सिस, आगे इधर नीचे जाओगे तो माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज द जेड एक्सिस, तो ये है क्या, मैं इधर बना लेता हूँ, बाहर तो बना नहीं सकता, तो यहाँ क्या करता हूँ, जेड एक्सिस, ठीक है ना। एट पॉइंट वेयर दीज थ्री लाइन इंटरसेप्ट टू ईच अदर, ये तीनों एक ऐसे पॉइंट जहाँ पर तीनों इंटरसेप्ट करती हैं, इस लाइन को कहते हैं ऑरिजिन। क्या कहते हैं, ऑरिजिन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। पहला जो अपना पॉइंट था वेयर वाला कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इसके अकॉर्डिंग बताओगे आप कहाँ पर है। सपोज दिस इज द पी पॉइंट, पी पॉइंट, और पी पॉइंट एक्स डायरेक्शन में चला है, एक्स डायरेक्शन में चला है कितना, दिस इज द एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में एक्स सपोज चला है। बाई डायरेक्शन में सपोज बाई डायरेक्शन चला है, तो यहाँ पे एक्स कॉमा बाई रिप्रेजेंट करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे इस ग्राफ से कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के क्या कोऑर्डिनेट हैं, तो एक्स कॉमा बाई, पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा बाई एट ए टाइम टी। एक यहाँ पे जो लोकेशन है इसकी, ये कितना है, टाइम टी पर है, ठीक है ना, एक्स कॉमा बाई। इसका मतलब जो एक्स है, एक्स क्या है, एक्स जनरली डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम origin, P in the direction of x direction में from origin, simple, and this is the y is the distance of P in by direction from origin, ठीक है, from origin, करेक्ट। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P, x कॉमा बाई, एक्स होता है x डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है, और बाई डायरेक्शन में जाने पर कितनी दूरी पर मिलेगा, ठीक है, पॉइंट, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग पोजीशन ऑफ ए पी। अगर मैं दिस इज द कोऑर्डिनेट, ठीक है, अगर मैं पोजीशन की बात करूं कि ये जो पी वेक्टर है, पी पॉइंट है, उसकी व्हाट इज द पोजीशन, ठीक है ना, व्हाट इज द पोजीशन। नेक्स्ट इज द पोजीशन ऑफ पी। तो पोजीशन एक्चुअल में क्या बताता है, लोकेशन बताता है कि स्पेस में ये P है वो कहां पर है। मीन्स यू कैन से दैट पोजीशन ऑफ P रिफर टू द लोकेशन इन स्पेस में है कौन सी लोकेशन पर है। और मैंने बोला था कि पोजीशन बताने का मतलब कौन से टाइम पर है, मींस एट सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम। एक टाइम मोमेंट पर वो स्पेस में कौन सी जगह पर है, मींस उसकी लोकेशन क्या है। दिस इज द एक्चुअल में पोजीशन ऑफ पी। नेक्स्ट लिखोगे जो विद रेस्पेक्ट, लेकिन जो लोकेशन बताओगे ना किसी के रेस्पेक्ट में बताना पड़ेगा, है ना, कि कहाँ से दूर हो। अगर रास्ते में जा रहे हो तो आपको फोन पिताजी ने किया है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि मैं ये मार्केट है उसके निकल गया हूँ, ठीक है, आगे चल रहा पता चला वहाँ पे पेट्रोल पंप है, तो आपने बोला पिताजी मैं वो पेट्रोल पंप को क्रॉस कर गया हूँ। तो आप वहाँ पे रेफरेंस चेंज करते आ रहे हो, अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हो। उस पॉइंट को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट।
जिस पॉइंट के रेफरेंस में आप लोकेशन को डिफाइन कर रहे हो, अपने पिताजी को बता रहे हो कि मैं पेट्रोल पंप पे पहुंच गया। नेक्स्ट आगे चले, आपने देखा कि वहाँ पे कोई शोरूम है, तो मैं ठीक है, मैं पिताजी मैं शोरूम को क्रॉस कर गया, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हो, बता रहे हो। तो टाइम ऑफ ए मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट? जैसे मैंने बताया, जिस तरीके से आप पॉइंट को चेंज कर करके अपनी लोकेशन बता रहे थे, मीन्स वहां से आप मेजर करके अपनी लोकेशन बता रहे हैं, मेजर कर करके बता रहे हो, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं पॉइंट फ्रॉम वेयर मेजरमेंट आर टेकन, जहां से आप मेजर कर रहे हो, जैसे आपने ओरिजिन इस पी को बताया कि एक्स डायरेक्शन में ओरिजिन से, यहां से ये क्या है, दिस इज द ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में है एक्स मीटर और ओरिजिन से बाई डायरेक्शन में है बाई मीटर। मीन्स जहां से आप मेजरमेंट बता रहे हो, दिस पॉइंट इज द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वेयर मेजर्ड आर टेकन, जहां से आप मेजरमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट, वी आर फ्री टू चूज रेफरेंस पॉइंट। कोई स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है कि आपको यही स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। आप बाइक से जा रहे हो, जैसे से आपको पिताजी को सारी रास्ता ही पता ही है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं मुझे उसी पेट्रोल पंप के अकॉर्डिंग ही लोकेशन बताता, नहीं ना। यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप चेंज करते रहो। पेट्रोल पंप निकल गया, फिर आपने बोला पिताजी मैं शोरूम के सामने निकल गया, यानी कि अपने अकॉर्डिंग चूज कर रहे हो आप रेफरेंस पॉइंट को, ठीक है ना। तो वी आर फ्री टू चूज रेफरेंस पॉइंट, अपने अकॉर्डिंग हम रेफरेंस पॉइंट को चूज कर सकते हैं। कोई पॉइंट को मैं डिसाइड कर रहा हूं लोकेशन की, तो अपने अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूं कि मुझे किसके रेस्पेक्ट में वो डिस्टेंस बताना है, सिंपल, ठीक है ना। ओके, जो पोजीशन है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट any object is given by its coordinate। इसके कोऑर्डिनेट्स के द्वारा ही हम लोग इसकी लोकेशन को पोजीशन को डिफाइन करेंगे। एग्जांपल समझते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे चलता हूं, ठीक है ना। देखिए, तो आपने पोजीशन बताया, पोजीशन ऑफ पी, और पोजीशन ऑफ पी किसी भी पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बताऊंगा बाय द इट्स कोऑर्डिनेट। तो पी के कोऑर्डिनेट कितना है? पी के कोऑर्डिनेट हैं आपके x, y, यानी कि ओरिजिन इट इज द रेफरेंस पॉइंट, यहीं से तो मेजरमेंट कर रहा हूं, मींस दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन को मैं क्या लेके चला हूं, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, जहां से मेजरमेंट ले रहा हूं, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। यानी कि मैंने बोला कि जो पी की लोकेशन है, पोजीशन है, एक्स डायरेक्शन में ओरिजिन से एक्स मीटर है, बाई डायरेक्शन में ओरिजिन से बाई मीटर है, दिस इज द पोजीशन ऑफ पी एट टाइम टी। अगर ये पोजीशन इसी कौन से टाइम पर है, एट टाइम टी। सिंपल, ठीक है, दिस इज द पोजीशन ऑफ पी। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, इसका पोजीशन वेक्टर निकालूं, क्या निकालूं, पोजीशन वेक्टर। दिस इज द पोजीशन में आपको ये भी तो आप बता रहे हो कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो, मींस जो पोजीशन है वो कैसी है, इसका वेक्टर क्वांटिटी है, मींस इसका वेक्टर फॉर्मेट भी लिख सकते हो, तो उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P मींस पोजीशन ऑफ P विद डायरेक्शन के साथ, किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप, सिंपल, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आपने देखा था, अगर ओरिजिन से बता रहे हो तो यहां से पोजीशन वेक्टर बनाओगे आप, पोजीशन वेक्टर बनाओगे,
स्टार्टिंग फ्रॉम इनर्शियल वैल्यू, जहां से आप रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करोगे और एंड करोगे जिसका आप पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हो, यानी कि पी वेक्टर का आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। हमेशा याद रखना, जब भी हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन ऑलवेज उस पॉइंट की तरफ होगी जिसकी पोजीशन आप निकाल रहे हो, इसका मतलब यहां से आप नोट करने वाला, याद रखने वाला पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर always will toward object of which position define। जिस ऑब्जेक्ट की आप पोजीशन डिफाइन कर रहे हो, लोकेशन डिफाइन कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट के तरफ रहेगी। यानी कि P का पोजीशन निकाल रहे हो तो इस पोजीशन वेक्टर जो R है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? P की साइड में रहेगी, ना कि O की साइड में। कैसी रहेगी? P की साइड में, ठीक है ना। P के साइड में। तो यहां से अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ P निकालोगे तो वो R वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज द पोजीशन वेक्टर R। क्या लिखोगे? X डायरेक्शन में कितना है? X मीटर। X डायरेक्शन में कितना है? X मीटर। तो X डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कौन करता है? हम याद करो, वेक्टर जो चैप्टर है उसमें पढ़ा था यूनिट वेक्टर, 3 यूनिट वेक्टर पढ़े थे। एक तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप क्या बताता? आई कैप बताता था डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और बाई जे कैप बताता था डायरेक्शन ऑफ बाई डायरेक्शन, है ना। एंड के कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ जेड कैप, जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर एक्स किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में, तो हमने बोला कि एक्स मीटर है किस डायरेक्शन में है? दिस इज द मैग्नीट्यूड। एक्स मीटर है किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में। मींस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी? आई कैप, सिंपल। प्लस बाई मीटर है किस डायरेक्शन? बाई एक्सिस में। तो बाई एक्सिस की डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जे कैप, सिंपल। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या कहूं कि जो O से P तक, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मींस दिस इज द क्वांटिटी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी विच हैज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपने बताया कि P के साइड में रहेगा, लेकिन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, यानी कि लेंथ, यानी कि O से P के बीच की दूरी, यानी कि कितनी डिस्टेंस पर है O से, ओरिजिन से P कितनी डिस्टेंस पर है, वो कौन बताएगा? इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहां से आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसकी लेंथ निकाल आएगी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O, ओरिजिन से कितना होगा? इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल, इक्वल टू मैग्नीट्यूड। याद करो क्या था? स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का स्क्वायर, प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। जे कैप का कोफिशिएंट क्या है? बाई का स्क्वायर कर दो, सिंपल। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, यानी कि P की O से दूरी कितनी है? अंडर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, सिंपल। ओके, नेक्स्ट अपना देखोगे, सपोज थोड़ा समझने वाली बातें हैं। ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में कम आएंगी, थ्योरी में नहीं पूछेगा, लेकिन बिना इनके न्यूमेरिकल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। दिस इज द बाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। सपोज दिस इज द ए वेक्टर, ए पॉइंट, कोई ए पॉइंट है, ठीक है, या कोई ए पार्टिकल है जो कि इस पॉइंट पर है, जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपको x1, यानी कि x डायरेक्शन में कितना है? x1 मीटर, और y डायरेक्शन में आपका y1 मीटर। सिंपल बी, एक दूसरा अदर पार्टिकल b रिप्रेजेंट है, इसके कोऑर्डिनेट आर गिवन x2, y2, सिंपल, करेक्ट। ओके,
अब मुझे बताओ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, यानी कि दिस इज द ओरिजिन विद रेस्पेक्ट टू ओ के रेस्पेक्ट में आप ए का पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, आर ए वेक्टर इजकल टू x1 डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में, प्लस y1 किस डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में। सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओ के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे, आर बी वेक्टर इजकल टू, यहाँ देखो x डायरेक्शन कितना है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। सिंपल, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओ। सिंपली इसको बोल सकते हो आप, यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि पूछ रहा हूँ किसका, यहाँ पे लिख रहे हो बी का, ठीक है ना, ओ के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी वेक्टर, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से लिया है, इसी के लिए यहाँ पे लिखोगे ओ बी, यानी कि बी का सॉरी ए ओ ए, यानी कि ए का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओ, विद रेस्पेक्ट टू ओ, यहीं पे मैंने ए को रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, इसी की वैल्यू है। इसका मतलब ये क्या है, ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में। तो अगर आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रेफरेंस से स्टार्ट करना है, रेफरेंस पॉइंट इज द ओरिजिन, तो यहां से स्टार्ट करना है, ये और जिसका रेफरेंस निकाल ले, पोजीशन निकाल ले, उस पे एंड करना है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड दैट ऑब्जेक्ट रहेगी जिसका आप रेफरेंस निकाल लियो, मींस दिस इज द आर ए वेक्टर। सिंपल, अगर बी का निकालोगे, बी का भी यहां से स्टार्ट होगा और एंड टू द बी एंड डायरेक्शन टुवर्ड द बी, डायरेक्शन टुवर्ड द बी, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सिंपल, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक आप अच्छे से समझ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैंने पूछा, मैंने क्या बोला कि वी आर फ्री टू चूज द रेफरेंस पॉइंट, अभी ये मैंने ए का बी का जो भी पोजीशन लिखा है वहां पर रेफरेंस पॉइंट किसको लिया है, ओरिजिन को। लेकिन अभी मैं बोलूं कि मुझे बी का पोजीशन बताइए, लेकिन रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन नहीं लेना है, रेफरेंस पॉइंट लेना है ए, यानी कि पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अब ए के रेस्पेक्ट में बताओ मुझे, यानी कि अब रेफरेंस पॉइंट ए लेना है आपको, ठीक है ना। अब रेफरेंस पॉइंट ए लेना है, जैसे कि आपने यहाँ पे ये जो, जैसे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे ओ ले रहा था, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, लेकिन यहाँ पे ए को लेना है। तो यहाँ पे जब ओ को आपने रेफरेंस लिया था तो आर वेक्टर को रिप्रेजेंट किया ओ बी, तो अगर इसी तरीके से आप ए को रेफरेंस ले रहे हो तो ए को पहले लो एंड बी को बाद में, जिसका रेफरेंस निकाल रहे हो। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर आर ए बी वेक्टर का मतलब पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। इससे यहाँ से लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, दिस बी इज द जिसकी पोजीशन निकाल रहे हो, ठीक है। जिसकी पोजीशन निकालना है वो बाद में आएगा, और पहले क्या आएगा, रेफरेंस पॉइंट आएगा। यानी कि आर ए बी वेक्टर लिखा है, इसका मतलब यहां पे लिखा है कि पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए,
ठीक है ना। अगर अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करना है, जिस तरीके से आर ए लिखा था आपने, रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट किया था और फाइनल ऑब्जेक्ट तक लास्ट किया था, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या है, ए, तो ए से स्टार्ट करो और किसका पोजिशन निकालना है, बी का, तो बी के साइड में क्या लेना है, डायरेक्शन, बी की साइड में डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, और ये क्या है, आर, सॉरी ये खराबी हो गया, ये क्या है, आर ए बी वेक्टर, आर ए बी वेक्टर, यानी कि बी का ए के रेस्पेक्ट में पोजीशन, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे यहां से नोट कीजिए, मैं आगे चलता हूं, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट करते चलिए, मैं आगे चलता हूं। अब देखिए यहां से आपने देखा आर ए की वैल्यू पता है, आर बी की वैल्यू पता है, और आर ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। यहां देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को मैं उठा के रखूं, दिस इज द ट्रायंगल को मैं क्या करूं, सपोज दिस इज द आर ए वेक्टर, ये आर ए वेक्टर, ध्यान समझना है, और ये क्या है, इसके नॉर्मल, दिस इज द आर ए बी वेक्टर, आर ए बी वेक्टर, और ये क्या बता, आर ए बी, और ये क्या है, आर बी वेक्टर, आर बी वेक्टर, ध्यान समझो, दिस इज द आर ए, फिर आर ए बी, उसके बाद यहां से स्टार्ट हुआ है, दिस इज द ओ पॉइंट, यहां से स्टार्ट हुआ है आर बी वेक्टर, ठीक है ना। ये क्या है, ए पॉइंट, ये क्या है, बी पॉइंट, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, जो वेक्टर चैप्टर में आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, अगर बाय द ट्रायंगल लॉ, एडिशन लॉ क्या था, ए बी, दिस इज द आर रिजल्टेंट, ठीक है, तो आपने क्या बोला था, आर ए वेक्टर प्लस ये दिस इज द आर ए बी वेक्टर इजकल टू दिस इज द नेट रिजल्टेंट, दिस इज द आर बी वेक्टर। ये कहां से लिया है, जिस तरीके से आपने पढ़ा था ना, अरे ट्रायंगल लॉ में, यहां से आपने देखा था दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, तो यहां से जो आर निकाला था आपने दिस, तो आर की वैल्यू क्या निकाली थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इजकल टू आर वेक्टर, यही तो था, तो यही मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, आर ए बी इजकल टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए को उधर ले जाओ, आर ए वेक्टर, ठीक है ना, सिंपल। यानी कि बी की, ये क्या है, बी की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ए, तो बी की जिसकी पोजीशन आपको निकालना है उसमें से माइनस करना है रेफरेंस है जिसके रेस्पेक्ट में आपने निकाला है। तो यहां से आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, यहां लिखोगे, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब ये क्या है, किस में माइनस करना है, जिसका आपने पोजीशन वेक्टर निकालना है, जिसका निकालना है, दिस इज द रेफरेंस, जिसके रेफरेंस में निकालना है उसको माइनस कर दोगे, सिंपल। अगर मैं बोलूं कि एक पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो पहले क्या लिखूंगा, रेफरेंस वाला, रेफरेंस किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में निकालना है मुझे, और किसका निकालना है, ए का निकालना है। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, लेकिन दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, किसका, ए का,
विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर। इस कॉन्सेप्ट को लगा लो, जिसका निकालना है उसमें से माइनस कर दो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है, यानी कि किसका निकालना है, किसका निकालना है, ए का। तो आर पहले ए का वेक्टर, ठीक है ना, माइनस किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, बी के, तो बी का पोजीशन वेक्टर। सिंपल। दिस इज द आर ए बी, यानी बी का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ए, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। यहां से आप अगर सॉल्व करोगे आर ए बी, जैसे कि आर यहां से इसी इक्वेशन से उठाओ, यहां से करो, तो आर ए बी वेक्टर इजकल टू क्या है, बी वेक्टर माइनस, एक मिनट मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कचरा हो रहा है, बाद में कर लेते हैं, यहाँ तक नोट के लिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ठीक है ना। लेकिन देख लीजिए एक मिनट, हो जाएगा। यहाँ देखो, अगर आर ए बी वेक्टर है, कितना गिवन है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, माइनस कॉमन, क्या लेना है मुझे, माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर ए बी वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। सिंपल, जैसे ही मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, ठीक है। अब ये क्या वैल्यू है, यहाँ देखो, आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, मीन्स दिस इज द आर बी ए वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आर बी ए वेक्टर। सिंपल, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा क्लियरली, ठीक है ना, क्लियर, ओके। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू, और इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखने वाली अच्छे से नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया कि हिंदी में लिखना, अरे आप उनको याद रहना चाहिए, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है किस में लिखाना है, आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ये अप्लाई करने देना चाहिए। जब भी आप पोजीशन वेक्टर निकालोगे, आर ए बी लिखा है तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, ये बी का पोजीशन वेक्टर है बाद वाला, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। इसको लिखना कितना है, जिसका निकालना है उसमें से माइनस कर दो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है। सिंपल, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन करूं इसका, तो आगे मैं चलता हूं, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे चलता हूं यहां से, देखिए आपने देखा आर ए वेक्टर कितना था, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, और आर बी वेक्टर कितना था, बी का x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। सिंपल, अगर मैं निकालूं कि आर ए बी वेक्टर, आर ए बी वेक्टर कितना निकला है, बी का किसके रेस्पेक्ट, ए के, यानी कि बी माइनस ए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट ये था, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, आर बी की कितना है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, माइनस आर ए की वैल्यू पुट कीजिए, माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। सिंपल, तो यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस x1 आई कैप माइनस की y1 जे कैप। अब क्या करूँगा मैं, वही जो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें से आई कैप कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा, x2 माइनस की x1 आई कैप प्लस ये क्या होगा, इसमें से जे कॉमन ले लो, तो y2 माइनस की y1 क्या बचा, जे कैप। सिंपल, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। सिंपल, क्लियर। एक मिनट चेक कर ले क्या हुआ, ओके, हाँ इतना आगे। अब मुझे बताओ, जैसे कि आपने पॉइंट P की O से डिस्टेंस निकाली थी, तो अगर वो उसने पूछा दिस इज द वेक्टर फॉर्मेट, ठीक है, पोजीशन वेक्टर फॉर्मेट है वेक्टर, लेकिन वो बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस
बिटवीन ए टू बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, या वो डायरेक्टली बोल सकता है कि बी की ए से कितनी दूरी पर है, बी ए से कितनी दूरी पर है, यानी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए से कितनी दूरी पर है बी। तो क्या होगा, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी विच हैज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको पता है बी का निकालना है तो बी के साइड में रहेगा, बी की तरफ रहेगी डायरेक्शन, आपको बता दिया गया अच्छे से। इसका मैग्नीट्यूड बताएगा इस एरो का डिस्टेंस, सॉरी इन दोनों का जो लेंथ बताएगा ए से बी तक कितना डिस्टेंस है वो बताएगा इस एरो का मैग्नीट्यूड, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, कौन बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो इसका आपको पता है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिंपल है, फॉर्मूला आपको पता है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालोगे आप स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का कोफिशिएंट बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। सिंपल, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि बी की ए से डिस्टेंस। सिंपल, मुझे उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अब एक क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, उसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो भी थ्योरी मैंने कवर कराया है, ठीक है ना। ओके, देखिए ध्यान से समझना है, वीडियो पॉज करके लिखते चलिए और मैं आगे से सॉल्व कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन है आपका, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे आप लोगों को ए पॉइंट गिवन है, दिस इज द ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपका 2,8। सिंपल, दिस इज द बी पॉइंट, बी गिवन है बी, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 6,5 एंड अदर सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज द सी पॉइंट, इज द सी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 8,6। तो पहला पॉइंट है आपका पोजीशन ऑफ ए का पोजीशन निकालना। सेकंड क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ, थर्ड है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, between distance of B from A, ठीक है ना। ओके, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन लोग, सारे कॉन्सेप्ट के लिए जाएंगे। पोजीशन ऑफ ए, आपने पता है कि पोजीशन क्या बताती है, लोकेशन बताता है किसी भी पॉइंट की विद रेस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट। सिंपल, एंड नेक्स्ट, और ये भी पढ़ा था आपका पोजीशन इज गिवन बाय द इट कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट की जिस भी ऑब्जेक्ट की आप पोजीशन फाइंड करना चाह रहे हो तो वो किसके द्वारा बताओगे, कोऑर्डिनेट्स पे। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट इक्वल टू कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 2,8। सिंपल, फर्स्ट आंसर। सेकंड, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, यानी कि दिस इज द ओरिजिन, यहां से ये पोजीशन वेक्टर निकालना है आपको, ये दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। वो कैसे निकालोगे आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इक्वल टू क्या बताया था, x1 आई कैप प्लस बाई 1 जे कैप, यही बताया था ना। क्या बताया था, अरे आर का वेक्टर निकाला था आपने, पी का निकाला था I1 जे कैप सॉरी x1 आई कैप प्लस बाई 1 जे कैप। सिंपल, तो यहाँ पे भी तो यही करना है, आर सी इजकल टू x1 वहाँ पे कितना है 8, तो 8 आई कैप प्लस बाई कितना है 16 जे कैप।
दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सिंपल। अच्छा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, अब ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, यानी कि दिस इज द आर बी वेक्टर, सॉरी उसने बी का नहीं पूछा, ए बी का पूछा है, यानी कि उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है ये आर ए बी वेक्टर, आर ए बी वेक्टर। इसका फॉर्मूला भी आपको पता है कि बी का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि आपको पूछ रहा है ये आर ए बी वेक्टर, जिसका फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है x2 माइनस x1 का आई कैप प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का जे कैप, सिंपल। तो वैल्यू पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट करोगे x2 कितना है, x2 सेकंड वाला पार्ट है जिसका आप पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हो, यानी कि दिस इज द x1 x2 बाई 2, दिस इज द x1 बाई 1, ठीक है, इन दोनों के लिए। तो x2 की वैल्यू कितना है 6 माइनस x1 की वैल्यू कितना है 2 आई कैप प्लस बाई 2 कितना है 5 माइनस 8 जे कैप, सिंपल। तो हल करोगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी 4 आई कैप, ये 5 माइनस की 8 यानी माइनस 3 जे कैप, यानी कि आर ए बी वेक्टर कितना हो गया 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, सिंपल, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करोगे, इस तरीके से, डायरेक्शन टुवर्ड द बी, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ द बी फ्रॉम ए, यानी कि बी की ए से डिस्टेंस वो कौन बताएगा, इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड आप पता कर सकते हो, मैग्नीट्यूड आप इसका पता कर सकते हो। तो आर ए बी का निकालोगे स्क्वायर रूट, क्या बताए थे, स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस की प्लस की माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसे हल करोगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना हो गया, स्क्वायर रूट कितना हो गया 25 यानी कि 5, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो गई 5 मीटर, 5 आंसर, ठीक है। दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ काइनेमेटिक्स, सबसे बेसिक पॉइंट, ये आपको अच्छे से क्लियर पॉइंट होने ही चाहिए अगर आप अच्छे से काइनेमेटिक्स पर पकड़ बनाने और फिजिक्स पे पूरी पे पकड़ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से ये सारी चीज़ें नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।